तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से काइजू नंबर 8 के मांगा की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम काइजू नंबर 8 के मांगा पर टोटल 11 वीडियोस डाल चुके हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हमने काइजू नंबर 8 के मांगा के चैप्टर नंबर 58 तक की स्टोरी को कवर किया है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 58 के आगे की स्टोरी को जानेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, ताकि आप सभी को काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए। आप सबके लिए मैंने इन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पर काइजू नंबर 8 के मांगा की सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको काइजू नंबर 8 के नाम से मिल जाएगी। सो इसीलिए हमारे चैनल में जाइए और उन सारी वीडियोस को लाइन से वॉच करिए। बाकी जो भी लोग मेरी सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं वो जल्दी से आज की वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो पर जो 3000 लाइक्स का एम है उसे भी जल्दी से पूरा कर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखें, ताकि हम भी ये जान सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। बाकी कमेंट्स के अंदर मैं ये देखता ही हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस के लिए कितना वेट करते हैं, और इसीलिए आप सबके इस प्यार को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोस जल्दी से जल्दी ला सकूं। और हाँ, काइजू नंबर 8 के साथ साथ डीमन स्लेयर का इन्फिनिटी कासल आर्क भी जल्दी आने वाला है, इसीलिए उन वीडियोस को भी जरूर देखना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि 3rd यूनिट का वाइस कैप्टन सोशिरो सीधा यूनिट 1 के हेडक्वार्टर्स के अंदर जाता है और वहां पर जाकर एक मीटिंग को अरेंज करता है, जिसके बाद उस मीटिंग के अंदर डिफेंस फोर्सेस के सारे सीनियर ऑफिसर्स हिस्सा लेते हैं। और फिर इसी मीटिंग के अंदर वाइस कैप्टन सोशिरो सबको बताता है कि काइजू नंबर 10 को काइजू नंबर 9 ने क्रिएट किया है, और इस टाइम पर भी वो दुनिया में कहीं पर छुपा हुआ है और छुपकर कई सारे दूसरे पावरफुल काइजूस को क्रिएट कर रहा है। इसीलिए जैसे उसका मकसद पूरा हो जाएगा और वो सभी पावरफुल काइजूस को क्रिएट कर लेगा, तब वो हमारे पर हमला करने पे आएगा। इसीलिए उन सबको उसके हमले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इसी मीटिंग में कमांडर मीना सबको बताती है कि काइजू नंबर 9 ने चीफ शिनोमिया को ऑब्जर्व कर लिया है, और इसीलिए चीफ शिनोमिया की मेमोरीज में देखने के बाद ही उसे पता लग चुका है कि डिफेंस फोर्सेस के ट्रूप मेंबर्स कितने पावरफुल हैं। और इसीलिए इसी मीटिंग के अंदर कमांडर मीना और वाइस कैप्टन सोशिरो इस बात का प्रस्ताव रखते हैं कि वो लोग डिफेंस फोर्सेस के नए ट्रूप मेंबर्स को तैयार करेंगे और उन्हें काइजू नंबर 9 से लड़ने लायक बनाएंगे, ताकि वो सब मिलकर काइजू नंबर 9 और उसकी आर्मी पर सरप्राइज अटैक कर सकें। हालांकि इसके साथ ही यहीं पर वाइस कैप्टन सोशिरो ये भी बताता है कि उन्होंने नए ट्रेनीज में से एक ऐसे ट्रूप मेंबर को ढूंढ लिया है जो कि काइजू नंबर 6 से बने वेपन को यूज कर सकता है। और फिर लास्ट में हमें ये पता लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का जो ट्रेनी काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना रेनो इचिकावा होता है, और अब इसीलिए रेनो इचिकावा काइजू नंबर 6 से बने सूट को पहनने वाला है। अब आगे तो चैप्टर नंबर 59 के स्टार्ट होते ही हम कीकोरू की मदर हिकारी शिनोमिया को देखते हैं, जो कि चलकर सीधा वाटर बाउंड्रीज तक आती है। और वहां पर आने के बाद ही उसके जो जूनियर्स होते हैं वो उसे सल्यूट करते हैं, एंड हिकारी शिनोमिया उनसे सिचुएशन पूछती है। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट वाले एपिसोड में काइजू नंबर 6 की बात चल रही थी, और इसीलिए इस वाले चैप्टर के स्टार्ट होते ही हमें काइजू नंबर 6 के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर हिकारी शिनोमिया के जो जूनियर्स होते हैं वो उसे बताते हैं कि हमारी जितनी भी आर्टिलरी यूनिट है वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे हैं, और वैसे तो उसके साथ जो कुछ छोटे मॉन्स्टर्स है हमने उन्हें तो मार दिया है, लेकिन जो ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए हमारे हमलों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी इस बात को सुनते ही हिकारी शिनोमिया अपने हाथ में दूरबीन लेती है, और वो दूरबीन से देखते हुए कहती है, ओ तो ये है काइजू नंबर 6। और फिर इसके बाद ही हमें समुद्र में काइजू नंबर 6 दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है, और इसके साथ ही उसकी कई सारी टेल होती है। एंड हम ये देखते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के सारे हमलों से भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पर काइजू नंबर 6 के साथ कई सारे दूसरे मॉन्स्टर्स भी होते हैं, जो कि बिना रुके शहर को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम 4th यूनिट के कमांडर जूगो को देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन सारी बातों को जूगो याद कर रहा था, क्योंकि काइजू नंबर 6 का पूरा हमला जूगो के सामने हुआ था, और इसलिए उन सबको याद करते हुए जूगो अपने मन में सोचता है, तो क्या नाम था उसका, रेनो इचिकावा। अच्छा, तो अब काइजू नंबर 6 के सूट का वो नया कैंडिडेट है। यहीं पर हम ये जानते हैं कि जूगो मात्सुमोटो बेस के अंदर होता है, और इस टाइम पर इस बेस के अंदर बैठकर वो यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। यहीं पर ही जूगो के साथ उसकी जूनियर भी होती है, जिसका नाम होता है टोको, और इसलिए जूगो ड्रिंक करते हुए टोकू से कहता है, टोकू हायर अप्स ने पता नहीं क्यों मुझे इस बच्चे के साथ फंसा दिया है, ये सब भी अलग ही मुसीबत है। लेकिन ये सुनकर टोकू से कहती है कि सर आप इस टाइम पर ड्यूटी पर हैं, इसीलिए आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर जूगो उससे कहता है कि तुम प्लीज ऐसा मत बोलो, क्योंकि मुझे पीने का शौक नहीं है, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। तुम तो जानती हो मेरे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और मैं तो सच में इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबता जा रहा हूँ। और फिर ये बोलकर जूगो अपने नाक के बाल काटने लगता है, और इसीलिए ये देखकर उसकी जूनियर टोको से कहती है, सर एक बात बोलूं, जिस पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बैठकर अपने नाक के बाल नहीं काटते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके बाद ही जूगो थोड़ा सीरियस होता है, और वो टोको से कहता है, टोकू अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और मैं इस टाइम पर काइजू नंबर 6 के बारे में सोच रहा हूँ। असल में काइजू नंबर 6 का फोर्टीट्यूड लेवल 9.6 है, और जब वो हमारे सामने अपीयर हुआ था तब उसने अपनी पावर से सब कुछ तबाह कर दिया था। उस टाइम पर काइजू नंबर 6 से लड़ने के लिए हिकारी शिनोमिया को सामने आना पड़ा था। हिकारी शिनोमिया वो 2nd यूनिट की कमांडर थी, और काइजू नंबर 6 के साथ होने वाले बैटल के अंदर हिकारी शिनोमिया ने बहुत ही बहादुरी से 2nd डिवीजन को लीड किया था। हालांकि काइजू नंबर 6 बहुत पावरफुल था, इसीलिए उस लड़ाई के अंदर यूनिट 1 को भी आना पड़ गया था। लेकिन सब मिलकर भी उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पा रहे थे, और उस मॉन्स्टर ने उस दिन ऐसी तबाही मचाई थी जो तबाही आज तक सभी ट्रूप मेंबर्स के दिमाग में छपी हुई है। लेकिन अब देखो इन्हें, ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये उसी खतरनाक मॉन्स्टर से बने सूट को एक टीनेजर को पहनाने जा रहे हैं, एक बच्चे को। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि टोकू जूगो के हाथ से ड्रिंक ले लेती है, और वो उसे ड्रिंकिंग को रोकने के लिए कहती है। लेकिन जूगो कुछ और बोलता है कि उससे पहले हमें देखते हैं कि वहाँ पर एक और जूनियर ऑफिसर आता है, और वो जूगो से कहता
कहता है कमांडर जूगो का था रेनो चिकावा आ चुका है और वो पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा रेनो को देखते हैं। असल में इस टाइम पर रेनो को काइजू नंबर 6 का सूट पहनाया जाएगा और इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी डिवीजन 4 के कमांडर जूगो के हाथ में है। रेनो सूट पहनने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और सबको बताया जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले काइजू नंबर 6 के वेपन का कंपेटिबिलिटी टेस्ट होगा और इसमें रेनो चिकावा इसे पहनकर ये देखेगा कि वो इस सूट को होल्ड कर पाता है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर रेनो खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर अगले पल वो अपनी मेमोरीज के अंदर उन बातों को याद करता है जिस टाइम पर उससे काइजू नंबर 6 के सूट को पहनने के लिए बोला गया था। रेनो की मेमोरीज में हम ये देखते हैं कि रेनो जूगो के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर रेनो कहता है क्या काइजू नंबर 6 से बने सूट को मैं पहनूंगा? जो सुनकर जूगो उससे कहता है हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम नंबर्ड काइजूस के बारे में क्या क्या जानते हो और नंबर्ड काइजूस से जो वेपन बनाए जाते हैं तुम्हारे पास उनकी क्या जानकारी है? ये सुनकर रेनो जवाब देता है कि मैंने नंबर्ड काइजूस से बने सूट को कभी नहीं देखा है, मैंने आज तक सिर्फ उनके बारे में बातें सुनी है, लेकिन हाँ सर मैं ये जानता हूँ कि वो सूट बहुत पावरफुल होते हैं। ये सुनकर जूगो रेनो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, असल में नंबर्ड काइजूस से बने सूट्स बहुत पावरफुल होते हैं और इसीलिए जो भी आदमी से पहनता है वो अकेला ही किसी बड़े से मेगा मॉन्स्टर को भी बड़े आराम से मार सकता है। लेकिन हाँ इसके साथ ही इस सूट का एक साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि जैसे कोई भी सूट को पहनता है वैसे उस पर इस सूट का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार तो बहुत से ट्रूप मेंबर्स इस प्रेशर को झेल भी नहीं पाते हैं और इसीलिए इन सूट की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। और हाँ रेनो चिकावा, जिस सूट को तुम पहनने वाले हो यानी कि काइजू नंबर 6 के सूट को, वो अब तक का सबसे पावरफुल सूट है, इसीलिए उस सूट को पहनने में सबसे ज्यादा खतरा है और आज तक कोई भी ऐसा ट्रूप मेंबर नहीं है जो कि उस सूट की पावर्स को होल्ड करके यूज कर पाया हो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनकर रेनो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके चेहरे पर पसीना आता है, लेकिन ये देखकर जूगो उससे कहता है रेनो चिकावा मैं जानता हूँ कि तुम एक ट्रूप मेंबर हो और डिफेंस फोर्सेस का एक जिम्मेदार ट्रूप मेंबर होने की वजह से तुम देश की हिफाजत करना चाहते हो, लेकिन हाँ अगर मैं तुमसे सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस सूट को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रेनो आंखें बंद करके इन सारी बातों को सोच रहा होता है और फिर इसीलिए अगले पल रेनो अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में सोचते हुए ये बोलता है मैंने सुना है कि काफका सर को डिफेंस फोर्सेस के अंदर काइजू नंबर 8 के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो काफका सर ने जो सपने देखे हैं उनका क्या हुआ, और हाँ कल को अगर काफका सर को कुछ होता है तो उन्हें कौन बचाएगा, और इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। और फिर इसके बाद ही हमें देखते कि रेनो जोर से बोलते हुए कहता है कमांडर जूगो प्लीज स्टार्ट करिए, मैं तैयार हूँ। ऊपर से रेनो की इस बात को सुनकर जूगो अपने मन में कहता है क्या बात है, इस बच्चे की आंखों में तो एक जुनून भरा हुआ है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो प्रोसेस को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद ही वहाँ बैठे दो ऑफिसर्स इक्विपमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद काइजू नंबर 6 के सूट की जो पावर्स होती है उन्हें धीरे धीरे करके एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन इसके शुरू होते ही रेनो की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके दोनों हाथों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसीलिए देखकर रेनो अपने मन में सोचता है कि अभी तो इस सूट की पावर सिर्फ मेरे हाथों तक ही आई है, लेकिन तब भी मेरी पूरी बॉडी इस पावर को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन इसके बाद रेनो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला हूँ और मैं इस चीज को करके ही रहूंगा। यहाँ पर रेनो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जाता है और फिर अगले पल रेनो को अपने सामने काइजू नंबर 6 का ऑरा दिखता है और काइजू नंबर 6 का ऑरा इतना बड़ा और खतरनाक होता है कि उसे देखकर रेनो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर इन सब से रेनो की हालत बहुत खराब हो जाती है और धीरे धीरे करके रेनो अपना होश खोने लगता है। लेकिन उस टाइम पर ही रेनो काफका को याद करता है और वो उसे याद करते हुए अपने मन में कहता है आप इतने टाइम से ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे, यकीन ही नहीं होता है। पर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि रेनो की आंखें बंद होने लगती हैं। रेनो के पास ही हारू खड़ा होता है और वो जोर जोर से रेनो का नाम चिल्लाता है रेनो रेनो क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अगले पल रेनो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में रेनो की आंखें खुलती है। रेनो ये नोटिस करता है कि वो इस टाइम पर हॉस्पिटल में है और इस टाइम पर उसके सामने इहारू खड़ा है और इसीलिए रेनो इहारू को देखकर उससे कहता है इहारू तुम। रेनो को सही सलामत देखकर इहारू खुश होता है और वो रेनो से कहता है रेनो यार अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। पर ये सुनकर रेनो से पूछता है आखिर हम लोग है कहाँ पर, जिस पर इहारू से बताता है कि वो लोग इस टाइम पर मेडिकल ऑफिस के अंदर है और क्योंकि रेनो काइजू नंबर 6 के वेपन को सूट अप करते हुए बेहोश हो गया था इसीलिए उसका इलाज करने के लिए उसे यहाँ पर एडमिट किया गया है। पर ये बात जैसी रेनो सुनता है वैसी वो इहारू से कहता है अच्छा तो इसका मतलब मैं काइजू नंबर 6 के साथ सूट अप करने में फेल हो गया हूँ। पर रेनो के ऐसा बोलते ही उसे कमांडर जूगो की आवाज आती है और कमांडर जूगो भी इस टाइम पर रेनो के रूम में होते हैं एंड वो रेनो से कहते हैं तो अब तुम्हें पता लगा नंबर्ड काइजूस का सूट कितना खतरनाक होता है। ये सुनकर रेनो कमांडर को देखता है और वो कहता है कमांडर आप यहाँ। इसके आगे कमांडर जूगो अपनी बात पूरी करता है और वो रेनो से कहता है रेनो चिकावा आज तुमने जिस सूट को पहना था हमने उसकी सिर्फ थोड़ी सी पावर्स को अनलेश किया था और वो पावर सिर्फ तुम्हारे हाथों तक गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बेहोश हो गए। सो इसीलिए जरा सोच कर देखो कि जिस दिन तुमने उसका सूट पहना और काइजू नंबर 6 की पूरी पावर्स को अनलेश कर दिया गया उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। और इसीलिए मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ कि मेरी बात मानो और काइजू नंबर 6 के सूट को पहनने के लिए मना कर दो। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि जैसे कमांडर जूगो ये कहते हैं वैसे यारो भी उनकी बात पर एग्री करता है और वो भी रेनो से कहता है हाँ रेनो कमांडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सूट तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है इसलिए तुम्हें इसे नहीं पहनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी रेनो को देखते हैं जो कि कहता है नहीं कमांडर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे करके रहूंगा और मैं काइजू नंबर 6 के सूट को पहनूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही रेनो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमांडर जूगो की आंखों में देखता है और इसीलिए रेनो को देखकर जूगो अपने मन में सोचता है क्या बात है, इस लड़के का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज इसके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। हालांकि इसके बाद ही कमांडर जूगो खड़ा होता है और फिर वो रेनो से कहता है तो ठीक है रेनो चिकावा अगर तुमने सोच ही लिया है तो ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ और इस 1 महीने के अंदर तुम्हें
काइजू नंबर 6 के सूट के लिए खुद को तैयार करना होगा। और जैसे ही 1 महीना बीत जाएगा वैसे ही मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में तुम्हें काइजू नंबर 6 के सूट को पहनाकर ये देखा जाएगा कि तुम उसे पहनने के काबिल हो या फिर नहीं। और हाँ, अगर उस टेस्ट के अंदर तुम काइजू नंबर 6 के सूट के लिए खुद को साबित कर दोगे तो फिर तुम काइजू नंबर 6 के सूट के यूजर बन सकते हो। और फिर ये बोलने के बाद ही कमांडर जुगो वहाँ से चला जाता है। और अब रेनो इस बात को जानता है कि उसके पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 1 ही महीना है। लेकिन यहीं पर ही हम रेनो के बगल में यारू को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने हाथ को घूर रहा होता है और अपने हाथ को घूरते हुए वो पुरानी बातें याद करता है। वो ठीक उस टाइम को याद करता है जिस टाइम पर रेनो सूट को पहन रहा था, लेकिन सूट अप के फेल होने की वजह से रेनो बेहोश हो गया था। और रेनो के बेहोश होते ही यारू उसके सामने आता है और वो रेनो को बेहोश होते हुए देखता है। लेकिन उस टाइम पर यारू ये फील करता है कि जब रेनो सूट अप करने में फेल हो गया था तब उस टाइम पर यारू को अच्छा लग रहा था। और फिर इसीलिए इस बात को याद करते हुए यारू प्रेजेंट में आता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने गाल पर चाटा मारता है। एंड वो अपने मन में खुद से कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, आखिर में ये सब कैसे सोच सकता हूँ। लेकिन इसके बाद ही यारू रेनो के रूम से जाने लगता है और वो जाते हुए मन में कहता है तुम देखते जाओ रेनो, मैं भी बहुत ही जल्द बहुत पावरफुल बन जाऊंगा और तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि पूरा 1 महीना बीत चुका है और इसीलिए आज के दिन रेनो का टेस्ट होने वाला है। हमें यहाँ पर एक बड़ा सा जंगल दिखाया जाता है जिस जंगल के अंदर डिफेंस फोर्सेस के कई सारे मेंबर्स और बहुत सारे हथियार होते हैं। और फिर अगले पल हम 4th यूनिट के कमांडर जुगो को देखते हैं जो कि इस टाइम पर कुर्सी पर बैठा होता है और उसके बगल में उसकी जूनियर टोकू होती है और वो दोनों अपने सामने कई सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देख रहे होते हैं। यहीं पर ही जुगो को वायरलेस के जरिए खबर मिलती है और बाकी के ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उन सबने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को एरिया के अंदर सील कर दिया है, इसीलिए यहाँ का कोई भी मॉन्स्टर इस इलाके से बाहर नहीं जा सकता है और इसीलिए अब वो लोग टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात सुनकर जुगो कहता है बहुत बढ़िया, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर इसके बाद वो सीधा रेनो से कॉन्टेक्ट करता है और वो रेनो से कहता है तो रेनो इचिकावा क्या तुम तैयार हो। और फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा रेनो को देखते हैं जो कि इस टाइम पर काइजू नंबर 6 के सूट को पहन के बिल्कुल तैयार होता है और इसीलिए वो भी वायरलेस के जरिए कमांडर जुगो से कहता है हाँ सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यहीं पर हम ये देखते हैं कि रेनो के पीछे यारू खड़ा होता है और यारू रेनो के सूट को देखकर ये सोच रहा होता है अच्छा तो ये है काइजू नंबर 6 का सूट, कितना कमाल का है। अभी तो इसकी पूरी पावर्स को अनलीश भी नहीं किया गया है लेकिन तब भी मैं यहीं से इस बात को फील कर सकता हूँ कि इस सूट के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है। और मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर मैं इस सूट के बगल में खड़ा रहूंगा तो मैं यहीं पर खड़े खड़े जम जाऊंगा। इसके बाद हम फिर से यूनिट 4 के कमांडर जुगो को देखते हैं जो कि यहाँ पर टोकू से बात करते हुए उससे कहता है सच में मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये 1 ही महीने में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया है और सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ये काइजू नंबर 6 के सूट को पहनने में पूरी तरह से काबिल बन गया है। ये बात सुनकर टोकू उससे कहती है सर हमने रेनो इचिकावा की रिपोर्ट चेक करी थी और 3rd यूनिट के डेटाबेस से हमें पता लगा है कि रेनो इचिकावा की ग्रोथ काफी ज्यादा एबनॉर्मल है क्योंकि वो बाकी ट्रूप मेंबर्स के कंपैरिजन में काफी जल्दी ग्रो करता है। हालांकि इसकी रिलीज फोर्स अभी भी किकोरू शिनोमिया से काफी कम है, लेकिन हाँ अगर बात करें अपनी पावर्स को इंप्रूव करने की तो उसमें रेनो इचिकावा काफी अच्छा है और वो किकोरू शिनोमिया के कंपैरिजन में भी काफी तेजी से पावरफुल बन रहा है। इसीलिए रेनो बहुत ही जल्दी किकोरू को भी पीछे छोड़ देगा। और फिर इसके बाद ही हमें देखता है कि कमांडर जुगो इस बात को सुनकर कहता है हाँ टोकू शायद ऐसे बच्चों को तो हम जीनियस कहते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही कमांडर जुगो खड़ा होता है और वो वायरलेस के जरिए सीधा रेनो से बात करता है और वो वायरलेस के जरिए रेनो से कहता है रेनो इचिकावा इस टेस्ट के अंदर तुम अपनी पूरी प्लाटून के साथ मॉन्स्टर्स पर हमला करोगे और बैटल फील्ड के अंदर तुम्हारी जो प्लाटून होगी वो दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने में तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारा काम होगा कि तुम यहाँ के बेस मॉन्स्टर को खत्म कर दो जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल है। और इस बेस मॉन्स्टर का जो रेसिलेंस है वो 6.4 का है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है। लेकिन हाँ एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इस टेस्ट में तुम उस मॉन्स्टर को मारने में नाकाम हो गए और मुझे ये फील हुआ कि तुम लड़ने के काबिल नहीं हो तो मुझे खुद ही इस बैटल फील्ड में उतरना पड़ेगा और इस बेस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है तो तुम इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाओगे। तो इसीलिए रेनो इचिकावा चलो शुरू करो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, जिसके बाद जाकर मैं इस बात का फैसला करूंगा कि तुम काइजू नंबर 6 के सूट के लिए लायक हो या फिर नहीं। और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि जैसे कमांडर जुगो ये बोलते हैं वैसे रेनो के साथ साथ उसका पूरा प्लाटून बैटल फील्ड के ऊपर उतर जाता है और इस टाइम पर वो सारे ना सिर्फ पूरी तरह से तैयार होते हैं बल्कि उनके हाथों में उनके वेपन्स भी होते हैं। इस बैटल फील्ड के ऊपर यारू ये देखता है कि रेनो यहाँ पर बहुत तेजी से भागते हुए आगे जा रहा है, लेकिन वहीं पर रेनो को हम देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद ही रेनो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जहाँ पर उसे कुछ टाइम पहले का सीन याद आता है जिस टाइम पर कमांडर जुगो ने उससे कहा था रेनो इचिकावा किसी भी नंबर्ड काइजूस का सूट पहनना कोई मजाक नहीं है और इसीलिए जो भी ट्रुप मेंबर इसे पहनता है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और इसीलिए उस सूट की वजह से वो पावरफुल तो बनता है लेकिन हाँ उन पावर्स को यूज करने के लिए उसका टाइम काफी घट जाता है। और इसीलिए जब तुम भी अपने टेस्ट के अंदर काइजू नंबर 6 के सूट को पहनोगे तो तब तुम्हारे पास भी काफी कम टाइम होगा। लेकिन हाँ मैं टेस्ट के अंदर तुम्हें 10 मिनट दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10 मिनट से ज्यादा तुम सूट को यूज भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए इस 10 मिनट के अंदर तुम्हें अपने टेस्ट को पूरा करना होगा और बैटल फील्ड के बेस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। इसके बाद ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रेनो इन सारी बातों को याद करते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है और इसीलिए इस कम टाइम के अंदर ही मुझे अपने आप को साबित करना होगा। लेकिन फिर अगले पल रेनो ये देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर रेनो अचानक से फील करता है कि उसका पैर जमने लगा है। ये देखकर रेनो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी जो ऑफिसर्स ऑपरेशन रूम से इन सबको मॉनिटर कर रहे थे वो रेनो की सिचुएशन देखकर सबको ही बताते हैं कि असल में रेनो इचिकावा का उसके सूट पर कंट्रोल नहीं है और इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने पैरों को जमा लिया है। और हाँ दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि काइजू नंबर 6 की जो मेन पावर है वो है आइसिंग और इसी वजह से रेनो भी काइजू नंबर 6 के सूट की मदद से आइसिंग को यूज कर सकता है।
हालांकि इसके बाद ही हमें देखते हैं कि वो काइजू सीधा रेनो पर अटैक करने आता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले इहारू उस पर फायरिंग कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बगल में गिर जाता है और रेनो भी सही टाइम पर अपने पैर को फ्रीजिंग से निकाल लेता है। रेनो ये देखता है कि इहारू ने उसकी हेल्प करी है, लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि इहारू फिर से फायरिंग करता है और वो बिना रुके उस मॉन्स्टर को इतना मारता है कि उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर एक और बड़ा सा काइजू आ जाता है और इसीलिए रेनो जैसे उस मॉन्स्टर को देखता है वैसे ही वो उसके ऊपर अपनी फ्रीजिंग पावर को यूज करता है और ये पावर उसे काइजू नंबर 6 के सूट से मिलती है। और यहाँ पर जैसे ही रेनो इस फ्रीजिंग अटैक का इस्तेमाल करता है वैसे हम ये देखते हैं कि उसके सामने जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी ना सिर्फ पूरी तरह से जम जाती है बल्कि उसकी बॉडी को काफी नुकसान भी होता है। लेकिन ये जैसे इहारू देखता है वैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसीलिए ये देखकर वो अपने मन में सोचता है तो क्या ये काइजू नंबर 6 की पावर्स है, क्या बात है। हालांकि इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि रेनो के पैर फिर से जमने लगते हैं, लेकिन इस बार रेनो का उन पर पूरा कंट्रोल होता है और इसीलिए ये देखकर ऑपरेशन रूम से ऑफिसर्स बताते हैं कि अब रेनो इचिकावा अपने सूट पर कंट्रोल करना सीख रहा है और अब इसीलिए वो अपनी मर्जी से अपने पैरों को जमाकर बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी स्पीड को फास्ट कर सके। इधर हम फिर से रेनो को देखते हैं जिसके पास एक बार फिर से एक मॉन्स्टर होता है और इसीलिए उसे देखकर रेनो अपने मन में सोचता है मुझे बिल्कुल वैसा करना है जैसा प्रैक्टिस किया था। और फिर ये बोलकर रेनो जंप करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर एक और बार फायरिंग करता है और अपने सूट की पावर से उस मॉन्स्टर को भी जमा देता है और फिर अगले पल उस मॉन्स्टर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि रेनो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। रेनो के प्लाटून में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सब रेनो को देखकर दंग रह जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर रेनो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ पर इहारू भी रेनो को देखकर काफी शॉक हो चुका होता है, लेकिन वहीं पर हम ये नोटिस करते हैं कि रेनो के पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक ही बार में इहारू पर अटैक करके उसे खाने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर रेनो इहारू के आगे आ जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने से पहले इहारू से कहता है इहारू मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरा टेस्ट शुरू हुआ था तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था और जब वो पहला मॉन्स्टर मेरे सामने आया था मुझे तभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तब तुमने मेरी मदद की थी और मैं तुम्हारी वजह से खुद पर भरोसा कर पाया था। और फिर ये बोलने के बाद ही रेनो अपने सामने वाले मॉन्स्टर पर भी फायरिंग करता है जिससे कि उसके सामने का मॉन्स्टर भी पूरी तरह से जम जाता है। और फिर उसके बाद ही वो इहारू से कहता है इहारू अब यहाँ से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन यहाँ पर इहारू रेनो को देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि रेनो ने उसे कितना पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद इहारू अपनी मेमोरीज में अपने पुराने वक्त को याद करता है। इहारू ये सोचता है कि जब वो स्कूल में था तब उस टाइम पर वो टॉप करता था और वो हर साल फर्स्ट आता था और पूरे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि किसी भी फील्ड में उसे हरा पाए। यहाँ पर इहारू ये सोचता है कि वो ना सिर्फ स्कूल में बल्कि टेक्निकल कॉलेज के अंदर भी सबसे आगे था और मैं जो भी पढ़ता था, जो भी ट्रेनिंग लेता था और जो भी सीखता था मैं वो सब कुछ अपने दिमाग में याद कर लेता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब मैं फिजिकल ट्रेनिंग करता था तब उस टाइम पर भी थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ ही मैं बाकी सबको पीछे छोड़ देता था। मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और इसीलिए मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के और कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी लगता था कि मैं मीना अशीरो, जैन आरुमी और यहाँ तक कि इसाओ शिनोमिया जैसा हूँ, मैं उनके जैसा ही बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ। और इसीलिए अपने आप को साबित करने के लिए मैंने डिफेंस फोर्सेस को भी ज्वाइन किया था। लेकिन फिर इसके बाद ही कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर इहारू ये सब सोच ही रहा होता है कि वैसे उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है और फिर इसीलिए इहारू उस पर अटैक करता है। लेकिन इहारू ये देखता है कि वो अपने सामने के मॉन्स्टर पर चाहे जितने जाए फायरिंग कर ले लेकिन उस मॉन्स्टर को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए इन अटैक्स को देखकर इहारू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों मैं इस मॉन्स्टर पर इतने अटैक्स कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे अटैक से मरता ही नहीं है, आखिर क्यों मैं ऐसे कमजोर मॉन्स्टर्स को भी मार नहीं पा रहा हूँ। हालांकि इहारू ये सब सोच रहा होता है कि तभी जिस मॉन्स्टर पर वो फायरिंग कर रहा था वो इहारू के काफी करीब आ जाता है और वो इहारू पर अपने हाथ से अटैक करता है, जिसके बाद उसका अटैक लगते ही इहारू बहुत पीछे जाकर गिरता है। इधर दूर से कमांडर जुगो और उनके सारे साथी इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसीलिए इहारू की हालत देखकर कमांडर जुगो कहते हैं एक और ट्रुप मेंबर पर हमला हुआ है और इसीलिए अगर सिचुएशन और खराब होती है तो फिर मुझे इस लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर इसके बाद ही कमांडर जुगो इहारू से वायरलेस के जरिए बोलते हैं इहारू मेरी बात सुनो, अपने ऊपर इतना जोर मत डालो, तुम्हें अपने आप को इतना खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए बैटल ग्राउंड से पीछे हट जाओ। और कई बार पीछे हटने में ही भलाई होती है। लेकिन इधर हम इहारू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। जब तक मैं स्कूल कॉलेज में था तब तक मैं बहुत आगे था, लेकिन जब से मैंने डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन किया है तब से सब कुछ बदल गया है। डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ है कि अब मैं बेस्ट नहीं हूँ। मैं हर एक दिन इस चीज को फील करता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे आगे हैं और हर एक दिन मुझे इस कड़वे सच को अपनाना पड़ता है कि मैं उन सबके जितना बेस्ट नहीं हूँ। मैं रोज मेहनत करता हूँ, अपने आप को पुश करता हूँ, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं उनके आसपास भी नहीं आ पाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों में और मुझ में जो गैप है वो गैप बढ़ता ही जा रहा है, वो दिन ब दिन मुझसे और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कोई दूसरा सामने आता है और वो जो कि किसी टाइम पर कुछ भी नहीं था वो देखते ही देखते मुझे भी पीछे छोड़ देता है और अब तो वो मुझसे भी आगे निकल चुका है। और इस टाइम पर इहारू यहाँ पर रेनो की बात कर रहा होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर इहारू इन सारी बातों को सोचकर बैठा होता है। लेकिन तभी जिस मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया था वो इहारू को खाने के लिए उसके पास आता है। लेकिन अगले पल उस मॉन्स्टर पर अटैक होता है और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना रेनो इचिकावा होता है। रेनो के सूट की पावर्स बढ़ने लगती है और इसीलिए ऑपरेशन रूम में जो ऑफिसर होता है वो सबको बताता है ट्रूप मेंबर रेनो इचिकावा की पावर्स बढ़ती जा रही है और अब उनकी रिलीज फोर्स 43% हो चुकी है। और फिर इसके बाद ही हम रेनो को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से तैयार होता है एंड अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही रेनो के सामने बेस मॉन्स्टर आता है, यानी कि वो मॉन्स्टर जो कि यहाँ पर सबसे पावरफुल है और उसी को खत्म करके रेनो को अपने आप को साबित करना है। रेनो इस बेस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन रेनो ये देखता है कि इसके अटैक से बेस मॉन्स्टर को कोई खास असर नहीं हुआ
है और फिर इसीलिए रेनो धीरे से उसके पास जाता है और उसके एक पैर को टच करके उसके आसपास के पूरे एरिया को जमा देता है। और रेनो ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो काइजू हिल ना पाए, और इसीलिए रेनो जैसे उसके पैरों को जमाता है वैसे वो जंप करके उसके ऊपर आता है और उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है, जिसके बाद उन सारे अटैक से बेस मॉन्स्टर बहुत तड़पने लगता है। लेकिन अगले पल हम रेनो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि इतने पावरफुल हमले भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर वो इस मॉन्स्टर पर ऐसे अटैक्स करता रहा तो वो उसके कोर को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और जब तक इसका कोर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ये मॉन्स्टर खत्म नहीं होगा। लेकिन इधर ऑपरेशन रूम के अंदर ऑफिसर्स इस बात को मॉनिटर करते हैं कि रेनो इचिकावा की पावर्स और भी बढ़ती जा रही है, और इसीलिए रेनो खुद से कह रहा है कि उसे और ज्यादा पावर चाहिए, और ज्यादा पावर, और ज्यादा पावर। और फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि रेनो की पावर्स बढ़ने लगती है। इसके बाद ही ऑपरेशन रूम के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो सीधा कमांडर जुगो से कहते हैं, सर ट्रूप मेंबर रेनो की पावर्स बढ़ती जा रही हैं और अब उसकी रिलीज फोर्स 43% से 46% हो चुकी है, एंड वो अभी भी लगातार इंप्रूव करता जा रहा है। लेकिन इधर जैसी कमांडर जुगो इस बात को सुनता है वैसे वो खुद से कहता है, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद ही हम फिर से रेनो को देखते हैं जो कि सीधा पास की एक चट्टान पर चढ़ जाता है और वहां से उस बेस मॉन्स्टर के ऊपर एक और पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद रेनो के इस अटैक से उस मॉन्स्टर की बॉडी में छेद हो जाता है और वो मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन रेनो ये देखता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मूव कर पा रहा है, इसीलिए ये देखकर रेनो मन में कहता है, नहीं ये भी काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं, अरे नहीं ये भी काफी नहीं है, मुझे और पावर चाहिए और ज्यादा। और फिर इसके बाद ही रेनो अपनी सूट की पावर्स को और बढ़ा देता है, और इसीलिए ऑपरेशन रूम के अंदर ऑफिसर्स को पता लगता है कि अब रेनो की रिलीज फोर्स 51% हो चुकी है। लेकिन इतनी ज्यादा रिलीज फोर्स रेनो के लिए खतरनाक हो सकती है, और इसीलिए ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स रेनो से वायरलेस के जरिए पूछते हैं, ट्रूप मेंबर रेनो क्या आप ठीक है, आप लड़ सकते हैं ना? जो सुनकर रेनो आंसर करता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर ये बोलने के बाद ही रेनो कहता है, और पावर, मुझे और पावर चाहिए। पर ये देखकर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स कमांडर जुगो से कहते हैं, सर ट्रूप मेंबर रेनो इचिकावा और ज्यादा पावर्स बढ़ा रहा है। ये सुनकर कमांडर जुगो कहता है, ये तो बहुत बुरा है। इधर हम फिर से रेनो को देखते हैं जो कि चट्टान के ऊपर भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने जो बेस मॉन्स्टर होता है वो हमला लगने की वजह से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और धीरे धीरे करके उसका शेप चेंज हो जाता है। कमांडर जुगो इस बात को नोटिस करता है और इसीलिए वो रेनो को बताता है कि उसे लड़ाई में संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये बेस मॉन्स्टर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेनो इन बातों को सुनने के बाद भी तेजी से भागते हुए सीधा बेस मॉन्स्टर की तरफ जाता है, और भागते हुए वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं और पावरफुल होता तो काफका सर को कभी भी अरेस्ट नहीं होना पड़ता, और आज मुझे बचाने के लिए इहारू को भी घायल नहीं होना पड़ता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे दोस्तों पर मुसीबत आई क्योंकि मैं कमजोर था। और फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि रेनो अपनी पावर्स को अपने पैरों पर फोकस करता है, और फिर रेनो खुद से कहता है, मुझे ये करना ही होगा। लेकिन तभी बेस मॉन्स्टर भी रेनो पर अपनी बीम से अटैक करता है, पर तभी रेनो वहां से जंप करता है और उसकी बीम से बचते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। और फिर इस बार रेनो उस बेस मॉन्स्टर पर इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसके अटैक से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। रेनो की इस फाइट को देखकर टोकू कहती है, क्या बात है, ये तो बहुत फास्ट है। पर इसके बाद ही ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स इस बात को मॉनिटर करते हैं कि बेशक से रेनो इचिकावा ने उस बेस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया हो, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसकी बॉडी के मसल्स भी धीरे धीरे करके फट रहे हैं, जिसका मतलब रेनो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है और वो अपनी लिमिट को पुश करता जा रहा है। इसीलिए ये देखकर एक ऑफिसर कहता है, कमांडर जुगो अगर ऐसे चलता रहा तो ट्रूप मेंबर रेनो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, और ये भी हो सकता है कि काइजू नंबर 6 के सूट की वजह से रेनो अपना आपा खो दे। पर ये सुनते ही कमांडर जुगो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है और रेनो का अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। हालांकि कमांडर जुगो को भी ऐसा लगने लगा था कि अब रेनो धीरे धीरे करके अपना आपा खोता जा रहा है। इसके अगले पल में हम रेनो को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा थक चुका है और उसके चेहरे पर काफी पसीना आ चुका है। लेकिन यहीं पर ही हमें कमांडर जुगो की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, रेनो इचिकावा तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखना ही होगा, क्योंकि अगर काइजू नंबर 6 के सूट की वजह से तुमने अपने दिमाग पर से अपना आपा खो दिया तो मैं उसके बाद से तुम्हें इस सूट को कभी भी यूज नहीं करने दूंगा। लेकिन अब इधर रेनो की हालत बहुत खराब हो चुकी है और इसीलिए रेनो अपने घुटने पर बैठ जाता है और वो खुद से कहता है, मुझे करना होगा, मुझे करना ही होगा। लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सर फटता जा रहा है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे और पावर चाहिए, और पावर चाहिए मुझे। और फिर ये सोचकर रेनो ऊपर की तरफ देखता है और फिर हम इस बात को नोटिस करते हैं कि ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स और कमांडर जुगो का शक बिल्कुल सही निकला है, क्योंकि यहाँ पर रेनो इचिकावा अपने दिमाग पर से अपना काबू खोता जा रहा है और उसकी बॉडी का कलर भी धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। इसके साथ ही रेनो के आसपास की जगह पर बर्फ का बवंडर आता है और हर जगह बर्फ से जमने लगती है। ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स इस चीज को नोटिस करते हैं और इसीलिए वो भी ये देखकर चौंक जाते हैं एंड कमांडर जुगो को बताते हैं, सर ट्रूप मेंबर रेनो इचिकावा ने अपने आसपास के 50 मीटर के एरिया को बर्फ से जमा दिया है और उसकी रेंज में जो भी आ रहा है वो उन सब पर अटैक कर रहा है, इसलिए उसके आसपास जो भी पशु पक्षी है वो भी खतरे में है। और इसीलिए सर हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसकी मदद के लिए भी नहीं जा सकते हैं। इधर फाइट के अंदर रेनो उस बेस मॉन्स्टर पर लगातार हमले करता है और उसकी बॉडी के कई सारे एरियाज को जमा देता है। ये देखकर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स बताते हैं कि रेनो इचिकावा ने बेस मॉन्स्टर की बॉडी के 35% एरिया को जमा दिया है और रेनो के अटैक से बेस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए बेस मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ऑपरेशन रूम का ऑफिसर्स कमांडर जुगो से कहता है, सर रेनो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है,
क्योंकि ट्रुप मेंबर रेनो की बॉडी की 4 हड्डियां टूट गई हैं और हड्डियों के टूटने के साथ साथ उसकी बॉडी के मसल्स भी 16 जगह से फट चुके हैं और इसीलिए इस हालत में अब वो और नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसके बाद ही हम रेनो को देखते हैं जो कि अभी भी लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे रखता है वैसे ही वो देखता है कि उसका एक पैर जमीन पर गिर गया है और फिर उसे फील होता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। इसके बाद ही हम कमांडर जोगो को देखते हैं जो कि अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है रेनो इचिकावा बस बहुत हुआ। और फिर ये सोचकर वो अपनी आंखें खोलता है और वो अपने पास खड़ी टोको से बोलता है तो चलो टोको रेनो की हेल्प करते हैं और इस मॉन्स्टर का खात्मा करते हैं। लेकिन इतना फिर से रेनो को देखते हैं जो कि अपने मन में खुद से कहता है नहीं मैं फिर से नहीं हार सकता मैं, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। और फिर जैसे रेनो ऐसा बोलता है वैसे उसके कानों में उसे सुनाई देता है कमजोर, तुम बहुत कमजोर हो तुम। और फिर इसीलिए इन सब बातों को सुनकर रेनो ये सोचता है मैं सच में बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी को नहीं बचा सकता हूँ। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि रेनो को यारू देखता है और वो चिल्लाते हुए रेनो का नाम लेता है रेनो, और ये बोलकर वो भागते हुए रेनो के पास आता है। लेकिन जैसे कमांडर जुगो ये देखता है वैसे ही वो वायरलेस के जरिए यारू से कहता है यारू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। बट ये सुनकर यारू कमांडर जुगो से कहता है प्लीज कमांडर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे और रेनो को सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी यारू से कहते हैं यारू वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहां जाना बहुत खतरनाक है, इसीलिए प्लीज पीछे आ जाओ प्लीज। लेकिन हम ये देखते हैं कि यारू उन सब की बात नहीं मानता और वो सीधा रेनो के पास पहुंच जाता है। इस चीज को देखकर कमांडर जुगो टोको से कहता है टोको मुझे ये बताओ कि यारू की रिलीज फोर्स कितनी है। जिस पर टोको उसे बताती है सर रिकॉर्ड्स के हिसाब से यारू की रिलीज फोर्स 24% है। जो सुनकर जुगो कहता है क्या सिर्फ 24%, ये तो बहुत कम है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी रिलीज फोर्स 24% से ज्यादा ही होगी, क्योंकि 24% के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है। ये लड़का यारू तो सच में कमाल का है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि यारू सीधा रेनो के पास पहुंच जाता है और वह रेनो के आसपास के बर्फ को तोड़ते हुए सीधा रेनो के सामने आता है और फिर वो रेनो से कहता है रेनो तुम कर सकते हो। और फिर ये बोलकर वो रेनो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है। रेनो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी बॉडी के मसल्स जगह जगह से फट चुके हैं और यहाँ तक कि उसके पैरों की हड्डियां तक टूट चुकी हैं। लेकिन अगर रेनो की हालत इतनी खराब है तो क्या वो टेस्ट में फेल हो जाएगा? क्या रेनो उस बेस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगा, या फिर अभी भी यारू उसके लिए उम्मीद बनकर आया है और हो सकता है कि रेनो यारू के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों कहानी में एक्चुअल क्या होने वाला है ये आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। और हाँ चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अगली वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। लेकिन हाँ तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। और हाँ अगर आपने काइजू नंबर 8 के मांगा की दूसरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने काइजू नंबर 8 के मांगा की स्टोरी को सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है, इसीलिए वहाँ पर जाकर आप इसकी कहानी को शुरू से देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।